नमस्कार। त्रिपुरा यूनिवर्सिटी के फैकल्टी ऑफ लिटरेचर के डीन प्रोफेसर विनोद मिश्र जी हमारे आज अतिथि है। नमस्कार प्रोफेसर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या मैं पूछ सकता हूं आपको कि भारत की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने में भाषा की भूमिका क्या है? जी, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। भारत जैसा बहुभाषिक देश जहाँ इतनी भाषाएं हों और इतना साहित्य, उर्वर साहित्य जिस देश का हो, उस देश में भाषाएं सचमुच शक्ति का काम करती हैं और देश की एकता और अखंडता में भाषाओं की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। चाहे आप आज़ादी के संघर्ष के दिनों की बात कर लें या इससे पहले की बात कर लें, भाषाओं ने अपने समय समय पर अपना योगदान दिया है। और भारत इस मामले में सौभाग्यशाली देश है कि कम से कम संविधान में 22 भाषाएं ऐसी हैं जो सशक्त हैं और तमाम शास्त्रीय भाषाएं हैं, जिसमें बांग्ला है, उड़िया है, कन्नड़ है, तेलुगु है, असमिया है, तमिल है, संस्कृत है, मराठी है। तमाम समृद्ध भाषाओं के रहते हुए भला देश विघटित कैसे हो सकता है? क्योंकि भाषा ही एक ऐसी कड़ी है जो हमें शेष भारत से जोड़ करके रखती है। मिश्रा जी, आप अब तो अच्छा बात हमको सुनाए, पर यह भी होता है भाषा को लेके बहुत लड़ाई झगड़ा भी होता है। तो क्या ये नहीं कि बहुत भाषा होने से ये हमारा एक कमजोरी भी होता है? जहाँ तक लड़ाई की बात है तो भाषा को लेकर आदमी को प्रतिबद्ध होना चाहिए। मैं तो बार बार कहता हूँ, कई मौक़ों पर कह चुका हूँ कि भाषा माँ की तरह होती है। मेरी माँ सबसे सुंदर है, ये भाव रखना होगा। मेरी भाषा सबसे सुंदर है, लेकिन और जो भाषाएं हैं वो माँ की ही सहोदरा हैं, उन्हीं की बहन है। तो माँ और मासी का संबंध जैसे होता है, वैसे ही भाषाओं के बीच संबंध है। तो ये कहीं न कहीं भाषाओं, जो भाषाई एकात्म है भारत का, और ये भारत का संपूर्ण दर्शन, क्योंकि चारों दिशाओं में अगर आप जाएं तो आप देखेंगे कि कहीं न कहीं भाषा ही एक ऐसा सूत्र है जो सबको एक करने में सक्षम होता है। और ये हमारी शक्ति है, हमारी कमजोरी नहीं हो सकती, क्योंकि 22 समृद्ध भाषाएं जिस देश में हो और संवैधानिक दर्जा प्राप्त भाषाएं हो, भला उन भाषाओं के रहते देश सशक्त नहीं होगा, देश मजबूत ही होगा। और ये दुर्लभ संयोग सिर्फ भारत को है। दुनिया के किसी भी देश में आप चले जाएं, वहां आप पाएंगे कि एक राष्ट्र एक भाषा, लेकिन एक राष्ट्र एक भाषा में पूरा राष्ट्र परिभाषित नहीं हो सकता, किसी भी देश में नहीं। आप पड़ोस में चीन है, चले जाइए, क्या चीन में मंडारिन केवल है? नहीं, वहां तमाम भाषाएं हैं, लेकिन एक भाषा का प्रभुत्व अन्य भाषाओं को दबा देता है। लेकिन कम से कम हमारे देश में संविधान में ये व्यवस्था की गई है कि 22 भाषाएं अपने से फलें फूलें, और तमाम क्षेत्रीय भाषाएं भी फलें फूलें, इसमें कहीं कोई रुकावट नहीं है। ये हमारी शक्ति, हमारी कमजोरी नहीं है। तो क्या इसी वजह से जब प्रदेश सब गठित किया गया, भाषा को एक बेस रख के गठित किया गया? ये भाषा के नाम पर जो राज्य बने, ये मेरा व्यक्तिगत मानना है कि अदूरदर्शितापूर्ण निर्णय था। इनको भाषा के नाम पर राज्य नहीं बनाना चाहिए था। और जब आप भाषा के नाम पर राज्य बनाते हैं तो उस भाषियों की अपनी आकांक्षा होती है जो पूरी नहीं होती है। अच्छा। हिंदी का किसी से विरोध नहीं है, लेकिन हिंदी को जो राजभाषा का दर्जा दे दिया गया, अन्य भाषाओं को लगा कि हमारी उपेक्षा होगी, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। किसी एक भाषा को नेतृत्व लेना पड़ेगा, और हिंदी तो इंजन की तरह जिसके साथ 21 और भाषाएं जुड़ी हुई हैं। और भारत जैसे बहुभाषिक देश में रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हिंदी महानदी की तरह है, जिसमें सभी भाषाएं आकर के मिलती हैं। अगर ये भाव हमारे भीतर है, सहोदरा का भाव है कि हमारी माँ अगर अच्छी है तो हमारी मासी भी अच्छी है, क्योंकि दोनों का ओरिजिन, दोनों का उद्भव, दोनों का उत्स एक है। और जब उत्स एक है, देश एक है, तो एकात्म की जो भावना हमारी रही है। हमारे जो तीर्थ बने चारों, शंकराचार्य के प्रति देश ऋणी है। शंकराचार्य की कोई भाषा नहीं थी, वो आया, देश को 4 भागों में जोड़ करके रखा। और आज वही शंकराचार्य ऐसे समय में आते हैं जहां वो भाषा का संघर्ष नहीं है, वो धर्म का संघर्ष था, लेकिन वो एक एक करण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। विनोद जी, ये भी बताइए कि आज भी देखिए हिंदी को राजभाषा के रूप में एक्सेप्ट करने के लिए भी कुछ लोग विरोध करते हैं, वो मानते नहीं है। ठीक तरह से देखिए कुछ प्रदेश में है तो कुछ प्रदेश ऐसे हैं, आज भी विरोध किया जाता है और एक्सेप्ट नहीं करते। क्या किया जा सकता है वहाँ पर? विरोध का स्वर थोड़ा सा ही है, वो राजनीतिक है, और हमें उससे ऊपर उठना होगा। आम जन में कोई विरोध नहीं है। किसी भी राज्य में आप चले जाएं, 90% 95% आबादी को भाषा को लेकर संघर्ष दिखता ही नहीं है।
तमिलनाडु का एक व्यक्ति काशी आता है और काशी तमिल संगमम जब होता है तो वहां धर्म सामने आ जाती है, संस्कृति सामने आ जाती है, सभ्यता हमारी सामने आ जाती है। इतनी पुरानी सभ्यता वाला देश, हजारों लाखों वर्षों का इतिहास है इस देश का, और जहां भाषाएं अपने से फलती फूलती रही हैं, तो कोई वैविध्य माने भाषाओं का वैविध्य कहीं आड़े नहीं आता है। मुझे लगता है कि ये राजनीतिक विरोध हो सकता है या किसी की मनोभावना हो सकती है, पूरा देश उसमें या पूरा राज्य उसमें शामिल नहीं है। सारे विश्व में हिंदी बोलने वाले जितने लोग हैं उनका साथ भी आपका अच्छा संपर्क रहा है, और आपने मॉरिशस के जो वर्ल्ड हिंदी सेक्रेटरीट का भी आपने सेक्रेटरी जनरल रहे हैं। ये थोड़ा बताइए कि दूसरे माने भारत के बाहर हिंदी का, हमारे राजभाषा का कितना ये है रिस्पेक्ट है? सर मैं आपको बताऊं कि जब मैं भारत से बाहर मॉरिशस गया और महासचिव के रूप में, सेक्रेटरी जनरल के रूप में, जब मैंने 40-45 देशों का भ्रमण किया और उन देशों का भ्रमण किया जहाँ की समृद्ध भाषाएं हैं, यूरोप के देश जो अपनी भाषाओं में जीते हैं, अपनी भाषा में काम करते हैं, उनके शोध नवाचार उनकी अपनी भाषा में होते हैं, तब वहाँ जाके मुझे लगा कि नहीं, हर देश को अपनी भाषा में काम करना चाहिए। और हिंदी की स्वीकार्यता पूरी दुनिया में है, जिस किसी भी कोने जाएंगे जहाँ डायस्पोरा है, और उस डायस्पोरा में पूरे भारत के लोग हैं, तमिल का भी व्यक्ति है, कन्नड़ का भी है, उड़िया है, बंगाली है, सारे लोग हैं, और वहाँ सिर्फ और सिर्फ उनका लिंगुआ फ्रैंका हिंदी है। जब हम किसी तीसरे देश में जाते हैं तो हम अपने देश का प्रतिनिधित्व अपनी भाषा में करते हैं और वहाँ हिंदी अपने आप स्वीकार्य हो जाती है। सब लोग हिंदी में बात करते हैं, हिंदी में परिभाषित करते हैं अपने आप को, क्योंकि भारत की एक अधिकृत भाषा है और इसकी स्वीकार्यता इसलिए भी है कि ये सहज सरल भाषा है। एक आपको उदाहरण दूं, मॉरिशस में रहते हुए एक वहाँ का अफ्रीकी मूल का निवासी मॉरिशियन है जो क्रियोल भाषा बोलता है, अफ्रीकी मूल का है, जो जले कले बाल वाले होते हैं। तो उसने कहा कि आई डोंट नो हिंदी बट आई लव हिंदी सॉन्ग्स। अच्छा, तुमने कहा कि ओके, तो उसने कहा कि कैन आई सिंग ए सॉन्ग? हमने कहा कि यस। तो उसने फिर मुझे वो फिल्म का गीत सुनाया कि बहुत प्यार करते हैं तुमसे सनम, कसम चाहे ले लो खुदा की कसम। हमने कहा डू यू नो द मीनिंग ऑफ दिस सॉन्ग? बोला नो आई डोंट नो बट मेलोडियस सॉन्ग इज देयर एंड आई लव दिस सॉन्ग। हमने कहा कि मे आई ट्रांसलेट इट इनटू इंग्लिश? उसने कहा कि माय प्लेजर। देन आई ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश। देन ही जंप्ड फ्रॉम द चेयर। अरे बोले सच ब्यूटीफुल। उन्होंने कहा यस। बोला कि टुडे ऑनवर्ड्स आई विल सिंग दिस सॉन्ग बिफोर माय वाइफ एंड आई विल अप्रिशिएट हर। अब आप सोच लीजिए कि ये शक्ति है। तो दूसरे देशों में हम जाते हैं तो हिंदी सिनेमा, हिंदी फिल्म, माने हिंदी की फिल्में, हिंदी के सीरियल, हिंदी के गाने मशहूर हैं। तो ये आज के डेट में अगर मैं कहूँ कि हिंदी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है, मंडारिन से भी अधिक, अंग्रेजी से भी अधिक, सारे विश्व में। जी, ऐसे कैसे? ये चमत्कारिक नंबर आपको बताऊं। जब मैं हिंदी की बात करता हूं तो उस हिंदी में पूरा हिंदी है, संस्कृत है और अच्छा पंजाबी है, उर्दू है, इन तमाम भाषाओं को आप जोड़ दीजिए। दूसरी बात है कि थोड़ी देर पहले आपका मैं कुछ देख रहा था, वो परिमार्जित तो उड़िया में है, मुझे समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई। तो संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है। तो संस्कृत, हिंदी, पंजाबी, गुजराती, मराठी, ये सभी भारतीय भाषाएं हैं। और चीन की मंडारिन तो सिर्फ चीन में और हांगकांग में और एक आध देश में बोली जाती है, लेकिन हिंदी तो पूरी दुनिया में बोली जाती है। और एक चीज और मैं सर आपको स्पष्ट कर दूं कि अंग्रेजी विश्व भाषा नहीं है। हमारा सामान्य ज्ञान बड़ा कमजोर है। अंग्रेजी वहीं अभी फल फूल रही है जो गुलाम देश रहे हमारे जैसे लोग और जहां उनका अपना प्रभुत्व रहा है। लेकिन पूरी दुनिया में जो देश समृद्ध हैं वो अपनी भाषा में जीते हैं, सपने देखते हैं, काम करते हैं। एक छोटा सा देश है इजराइल है। अच्छा। इजराइल अन्य मामलों में आप उससे असहमत हो सकते हैं, लेकिन इजराइल अपनी भाषा पर गर्व करता है सर। मरी हुई भाषा हिब्रू को जिंदा किया उन्होंने, और आज हिब्रू में रिसर्च होता है, तकनीक, नवाचार, सब कुछ, पढ़ाई लिखाई, सब कुछ। आप देखिए ना कि हर साल जो नोबेल प्राइज मिलता है उसमें वो कहाँ है। दुनिया को अपनी मुट्ठी में करने की ताकत एक छोटा सा देश, दिल्ली से अधिक पॉपुलेशन नहीं है, कलकत्ता मुंबई से अधिक पॉपुलेशन है उस देश का, लेकिन वो देश इतना ताकतवर है कि पूरी दुनिया को आईना दिखाता है अपनी भाषा के बल पर। तो सर वही देश समृद्ध होगा जो अपनी भाषा पर गर्व करेगा, अपनी भाषा में चिंतन करेगा, अनुसंधान करेगा, अपनी भाषा में सपने देखेगा, अपनी भाषा में पढ़ेगा लिखेगा। और इस मामले में भारत बहुत समृद्ध है।
मैं हिंदी पढ़ता हूँ, मैं भोजपुरी पढ़ता हूँ, आप उड़िया पढ़ते हैं, कोई बांग्ला पढ़ता है, कहीं कोई विभेद नहीं है, क्योंकि हमारी धड़कनें एक हैं। और भारत की धड़कनें जब एक होती हैं तो उसके पीछे सभ्यता की शक्ति है, संस्कृति की शक्ति है, क्योंकि संस्कृति की कड़ाही में पककर ही भारतीय भाषाएं मृण्मय से हिरणमय और फिर चिन्मय की यात्रा करती हैं। तो जिस देश की संस्कृति जितनी ताकतवर होगी, उस देश की भाषाएं उतनी समृद्ध होंगी, वो देश उतना ही मजबूत होगा। और भारत कभी भाषा के नाम पर अलग होने वाला देश नहीं है। प्रोफेसर साहब, ये भी थोड़ा बता दीजिए हमें कि ये जो विश्व हिंदी सचिवालय जहाँ पर आप महासचिव रहे हैं, ये संगठन का काम क्या है? विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस और भारत सरकार का ज्वाइंट वेंचर है। अच्छा। दोनों सरकारों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध है, मित्र देश हमारा मॉरिशस है। और 1975 में जब पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था, मॉरिशस से प्रधानमंत्री आए थे वहां के राम गुलाम जी, 10 जनवरी को हुआ था, इसलिए 10 जनवरी को हम विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। तो वहां उन्होंने प्रस्ताव पारित किया कि हिंदी का एक विश्वविद्यालय हो, हिंदी का एक सचिवालय हो, विश्वविद्यालय भारत में, सचिवालय मॉरिशस में। और 2002 में वहां के एक्ट से पारित करके हिंदी विश्व हिंदी सचिवालय बना और दोनों सरकारें उसे चलाती हैं। मैं 5 वर्ष तक वहां था। मुझे लगता ही नहीं था कि मैं मॉरिशस का प्रतिनिधि हूं कि भारत का प्रतिनिधि हूं। मेरी स्थिति उस भांजे की तरह थे जिसकी 2 मामियां थी, 2 मामा थे। और मैं 5 वर्ष तक बिल्कुल से कहते ना, मुझे लगता था मैं भारत में ही हूं और उस रिश्ते को जी रहा था। इतना सुंदर देश, इतने सुंदर लोग, इतनी सुंदर भाषा का संयोजन, और ये जिसने सपना देखा था इस देश के, और वो अद्भुत समय था सर। इंदिरा गांधी और शिवसागर राम गुलाम दोनों एक मंच पर थे। ऐसा संयोग बहुत कम आया है कि दोनों देश के राष्ट्राध्यक्ष बैठे हों और इतने बड़े निर्णय लिए गए हों। प्रोफेसर साहब, जो केंद्र सरकार ने राजभाषा का प्रचार प्रसार के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, आपका क्या सजेशन है और क्या करना चाहिए? सर, राजभाषा का जो काम है वो केंद्रीय कार्यालयों तक सीमित है। अब हाल फिलहाल आपने देखा होगा कि गृह मंत्रालय ने, होम मिनिस्ट्री ने कुछ नई योजनाएं बनाई हैं। उनके यहाँ ढेर सारी वैकेंसीज आई हैं जिसमें उन्होंने तमाम भारतीय भाषाओं के लोगों को नियुक्त कर रहे हैं। भारत का विदेश मंत्रालय जो हिंदी डिवीजन चलाता था, अब वो हिंदी डिवीजन क्यों नहीं है, हिंदी और भारतीय भाषा डिवीजन है वो। अच्छा। तो हम भारतीय भाषाओं को भी प्रमोट करते हैं। जब विश्व हिंदी सचिवालय में गया तो मैं तो हिंदी प्रमोट करने के लिए गया था, लेकिन वहां तमिल मराठी के लोगों को बुलाता था, उनके संगोष्ठियां होती थी, उनके साथ भाषाई एकात्म की जरूरत है। क्योंकि जब हम एक दूसरे से मिलेंगे तो वही है कि भारतीय धड़कनें एक जैसी होती हैं, तो मिलेंगे तो एक अच्छा सृजन होगा, साहित्य का सृजन होगा। और अच्छा साहित्य जहां लिखा गया है वहां कभी विघटनकारी तत्व काम नहीं कर सकते। एक गीतांजलि अगर पूरे बंगाल को, एक वंदे मातरम माने आनंद मठ अगर पूरे बंगाल को जागृत कर सकता है, तो सोचिए साहित्य में कितनी शक्ति है। बहुत बहुत अच्छा बात आपने बताया। मैं और एक बात पूछना है आपको कि जैसे गांधी जी बोलते थे कि संस्कृति का प्रचार और प्रसार होना चाहिए, अपना दरवाज़ा और खिड़की जो है वो खुला रखना चाहिए, उसी तरह हिंदी साहित्य को और समृद्ध करने के लिए जो उसमें शब्द हैं, जैसे इंग्लिश का कुछ शब्द धीरे धीरे हिंदी में आ जाता है, कोई संस्कृत का शब्द आ जाता है और दूसरे भाषाओं का शब्द भी आ जाता है, और उसमें कुछ हिंदी माने फिल्मों का भी बहुत रोल है जो कि शब्दों को वो प्रचार प्रसार करने में ये करते हैं। और एक भाषा का जो शब्द है दूसरे भाषा में जाता है, दूसरा भाषा का ये तीसरे भाषा में जाता है। इसका ऊपर आपको क्या कहना है? यही तो हमारी शक्ति है, यही तो हमारी शक्ति है। जब भाषाएं एक होंगी, कब एक होंगी? जब आप कहेंगे कि अरे मिश्रा जी ये तो हमारे उड़िया का शब्द है, एक तमिल बोले ये तो तमिल शब्द है। और हिंदी में वो शक्ति है जब अंग्रेजी और फ्रेंच के शब्दों को आत्मसात कर लेती है, तो कहीं परिवार की जन्मी भाषाओं के शब्द क्यों नहीं? तो शब्दकोश निर्मित हो और उन शब्दकोशों में भारतीय भाषाओं के शब्द भी शामिल किए जाएं, ताकि आप कह सकें कि हमारी भाषा के भी शब्द इसमें 10,000 20,000 शब्द हैं। इससे भाषा समृद्ध होगी। भारत में एक तिलोत्तमा की एक सुंदर देवी की रचना की गई, सभी देवताओं ने अपना थोड़ा थोड़ा अंश दिया, तिल भर दिया तो तिलोत्तमा बनी। वैसे ही हिंदी को अगर तिलोत्तमा बनाना है तो भारत की 21 समृद्ध भाषाएं, क्षेत्रीय बोलियां, कुछ शब्द भी दे देंगे उसे, तो भाषा समृद्ध हो जाएगी, धनी हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर विनोद कुमार मिश्रा जी। आपने बहुत अच्छा बात बोला और मैं आशा करता हूँ कि हमारे जो दर्शकों हैं उनको भी अच्छा लगा होगा। नमस्कार सर, मुझे प्रणाम।
देश है मेरा हो जैसा देश है तेरा।